हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी एस कॉन्सेप्ट 99। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं AIBE ऑल इंडियन बार काउंसलिंग एग्ज़ाम जो होता है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 ऐसे क्वेश्चन जो आपको पेपर में कल यानी जो जिस दिन आपका पेपर है उस दिन आपको पेपर में ज़रूर मिलेंगे। तो इन क्वेश्चनों को एक बार आप पढ़ के ज़रूर जाना। और ये जो क्वेश्चन है ये लॉ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और लॉ से संबंधित ही है। ये जो है जो AIBE ऑल इंडिया बार काउंसलिंग एग्जामिनेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें मैं जो आपको 15 ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन कहता है, भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को दंडादेश के मामले में क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है। यानी राष्ट्रपति को दंड का आदेश दे दिया, दंडादेश है यानी दंडादेश के मामले में उसे क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है। कौन से अनुच्छेद में ऐसा है कि राष्ट्रपति के पास ऐसी यानी भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में, जो संविधान का अनुच्छेद है उसमें ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्ति है यानी कि ऐसा उस पर अधिकार है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अनुच्छेद 71, 72, 73 या 67। तो यहाँ पे आपको मैं एक और बात बता दूँ, आप अपना आंसर सोच के रखना। जो आपको आंसर लग रहा है उसे आप अपने दिमाग में बोल के रखना। ए लगता है, बी लगता है, सी, डी, यानी कि 1 2 3 4। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सा आंसर है, तो आप सोच के रखना। तो मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 72। यानी अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वह किसी भी दंडादेश मामले को क्षमा कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत भरण पोषण के एक जो यह पक्षीय ये जो आदेश को निरस्त करा जा सकता है। भरण पोषण के एक पक्षीय आदेश को निरस्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर सोच के रखना। मैं आपको बता देता हूँ इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं कौन कौन से ऑप्शन है। दंड प्रक्रिया संहिता धारा 25, धारा 26, धारा 26 सेकंड या धारा 24। तो इसका आप आंसर सोच के रखें जो आपको इसका आंसर लग रहा हो। और मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नंबर आ गया इसका 3, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 26 सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम आपको सीधे क्वेश्चन बोलेंगे और डायरेक्ट आंसर बता देंगे, क्योंकि अब आप समझ ही गए होंगे कि आपको इनमें से एक राइट आंसर आपको सोच के रखना है और ये 4 ऑप्शन दे रखे होंगे और ये ऊपर वाला क्वेश्चन होगा। तो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, आंसर बोलूँगा और डायरेक्ट आंसर बता दूँगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि संज्ञेय अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट CRPC किस धारा में दर्ज की जाती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमारे लिए, CRP धारा 53, 52, 54 या 55। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, CRPC धारा 154। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम उम्र क्या है। जो उच्चतम न्यायालय है उसके न्यायाधीशों की अधिकतम उम्र क्या है, 65, 60, 58 या 62। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 65 वर्ष। यानी 65 वर्ष से अधिक के जो न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रह सकते। ठीक है, और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4th हमारा हो गया। 5th है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का क्या अर्थ है। धारा 144 कहते हैं ना, धारा 144 लागू हो गई है। तो यहाँ पे पहला दे रखा है कि अनुचित सहित जुलूस या फिर सामूहिक परीक्षण के लिए या न्यूसेस या आंशिक यानी आशंकित खतरे में अलर्ट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति। जो आंशिक खतरा यानी खतरे का वो कहते हैं ना कि आंशिक खतरा है यानी कि हो सकता है खतरा, इसके लिए अलर्ट जारी करने का आदेश होता है या उपरोक्त सभी। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ना कि उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो गया ऑप्शन नंबर 3। अरे ओके, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। जो इसमें आदेश जारी किया जाता है, अलर्ट का जो आदेश जारी किया जाता है आंशिक खतरे को देखते हुए, तो वो उसे कहते हैं दंड प्रक्रिया संहिता धारा 144 के तहत। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम पढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कब लागू हुई। यहाँ
यहाँ पे 1973 कब लागू हुई, यहाँ पे सन सबकी एक सी है, देख सकते हैं आप। 1974, 74, 74, 74, सब 74 है, लेकिन अंतर है तो तारीखों में, 1 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी या 1 अप्रैल। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाँ यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 1 अप्रैल 1974। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत पूछताछ किसके द्वारा की जाती है, यानी आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत पूछताछ जो करता है वो कौन करता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, केवल मजिस्ट्रेट करते हैं, पुलिस अधिकारी करते हैं, या सत्र न्यायालय करते हैं, या मजिस्ट्रेट या अदालत। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मजिस्ट्रेट या अदालत। ठीक है, और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, तो यहाँ पे ये कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता किस धारा के तहत जमानतीय अपराध को परिभाषित किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत जमानती जो अपराध है उसे परिभाषित किया गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसकी ये तो देखो वो ये CRPF सेक्शन, मतलब CRPF की जो धारा है, तो CRPF सेक्शन 2A, CRPF सेक्शन 2E, 2F या 2D। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CRPF सेक्शन 2A के तहत धारा की जमानती अपराध को परिभाषित किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी अदालत हत्याकांड के मामले में ट्राई कर सकती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जुडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, या मुख्य, या सेशन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 3, सेशन कोर्ट। जो सेशन कोर्ट है वो इसके तहत, यानी निम्नलिखित में से कौन सी, यानी सेशन तहत अदालत हत्या के मामले में ट्राई कर सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। यह है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा के तहत तलाशी वारंट जारी किया जाता है। तलाशी ली जाए कहते हैं, तो घर की तलाशी लो, तो किसके तहत ये वारंट जारी किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन दे रखे हैं, दंड प्रक्रिया की धारा 93, 92, 91, 90 है। तो इसका जो आपका इसका वाला, यानी इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दंड प्रक्रिया संहिता धारा 93। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोलने में असमर्थ एक साक्षी खुले न्यायालय में संकेतों के साक्ष्य देता है, ऐसा साक्ष्य है मौखिक साक्ष्य, द्वितीयक साक्ष्य, या विशिष्ट साक्ष्य, या पारिस्थितिक साक्ष्य। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मौखिक साक्ष्य है। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है साक्ष्य अधिनियम की धारा, साक्ष्य ये इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको यहाँ पे लिख के बताया जा रहा है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 1991, यानी वो सॉरी गलत हो गया, यानी साक्ष्य अधिनियम की धारा 119 के अनुसार वह साक्षी जो बोलने में जो असमर्थ है अपना साक्ष्य किसी अन्य प्रकार से जिसमें वह लिखकर या संकेतों द्वारा दे सकता है, यानी कि गूंगा व्यक्ति जो होता है वो अपना किस तरीके से बयान प्रस्तुत करेगा वो लिखकर कर सकता है या इशारों से कर सकता है, संकेतों द्वारा, किंतु ऐसे लेख और वे संकेत खुले न्यायालय में ही लिखने होंगे, यानी कि किसी के दबाव में आकर या फिर जो संकेत देता है या जो लिख के बताता है वो न्यायालय के बीच में ही उसे लिख के बताने होंगे। इस प्रकार दिया गया साक्ष्य मौखिक साक्ष्य समझा जाएगा। तो इस प्रकार का जो साक्ष्य होता है ये मौखिक साक्ष्य होता है, यानी कि अदालत के बीच में ही उन्हें लिख के बताना। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू मेजर एक्ट की धारा 13V का क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है। तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये विवाह विच्छेद, और ये ऑप्शन नंबर 2, 3, 4। तो आप ये ऑप्शन पढ़ लेना ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ, आप वीडियो पोस्ट करके इसका आंसर यानी जो क्वेश्चन है उन्हें पढ़ देना। तो
आप लोगों ने इसका आंसर, ये जो क्वेश्चन है वो पढ़ दिया होगा, तो मैं इसका आपको राइट आंसर बता देता हूँ। वो होता है ऑप्शन नंबर 3, पारस्परिक सम्मति से विवाह विच्छेद। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगर आप वीडियो को यहाँ तक वॉच कर रहे हैं तो एक वीडियो को छोटा सा एक लाइक दे देना, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो यहाँ पे है, हाथों में तराजू लिए आँखों पर पट्टी बांधकर एक स्त्री जिसका सार्वमौखिक चिन्ह है, यानी कि उसका जो आपने देखा होगा अदालत में, जो एक महिला है जो आँखों पे जिनकी पट्टी बंध रही है और हाथों में तराजू है, तो उसका जो ये महिला है, ये किसका यानी सार्वमौखिक चिन्ह है, यानी किस चीज़ को दर्शाना चाहती हैं? विकलांगों के लिए है, न्याय के लिए है, शांति के लिए है, या ये जो आँखों के लिए कि आँखों से अंधी हैं? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप इनमें से राइट आंसर चुन लेना। मैं बता देता हूँ इसका, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो न्याय के लिए, क्योंकि न्याय जो है वो किसी को भी पैसा वैसा, यानी वो अमीर है गरीब है, वो ये चीज़ देख के नहीं किया जाता, ये केवल न्याय के लिए ही किया जाता है। और अगर ये कहते हैं विकलांगों के लिए है, तो विकलांगों के लिए भी ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इस केवल न्याय जो होता है वो निष्पक्ष न्याय किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के प्रधानमंत्री पद के प्रावधान का उल्लेख किया गया है? प्रधानमंत्री का जो पद है उसके प्रावधान का कौन सा अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 73, 75, 74, 72। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अनुच्छेद 75 में भारतीय प्रधानमंत्री पद के प्रावधान का जो अनुच्छेद यानी उल्लेख किया गया है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया है। तो अगर आप वीडियो को यहाँ तक वॉच कर रहे हैं तो एक लाइक तो कर ही देना, और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, यानी तो लास्ट क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। तो इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कानून के शासन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का एक अनिवार्य हिस्सा है? निम्नलिखित में से कौन सा कानून के शासन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हिस्सा है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, न्यायिक समीक्षा, न्यायाधीशों की निष्पक्षता, या फिर इसके बाद है महाभियोग, या फिर मूल न्याय क्षेत्र। तो इसका जो राइट आंसर, आप इसका आंसर सोच के रखना, मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, न्यायाधीशों की निष्पक्ष नियुक्ति। तो अगर आपने वीडियो को फुल वॉच किया है, तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा लाइक भी कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और ये वीडियो एक जने को आप शेयर जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।